नमस्कार और स्वागत है एक और विचार मंथन सत्र में। आज हम मानव अधिकारों की काफी जटिल और महत्वपूर्ण दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानव अधिकार जिनकी हम अक्सर बात सुनते हैं असल में हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या पहचान है और फिर भारत के अपने संविधान में इन्हें कैसे जगह मिली है। और हाँ, इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो संस्था है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वो कितनी प्रभावी है, इस पर भी बात करेंगे। ये सोचना वाकई दिलचस्प है ना कि कुछ अधिकार तो हमें सिर्फ इंसान होने के नाते मिल जाते हैं और कुछ एक देश के नागरिक के तौर पर। ये दोनों आखिर जुड़े कैसे हैं और क्या जो व्यवस्था इनकी रक्षा के लिए बनी है वो अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करता हूं, मानव अधिकार हैं क्या, परिभाषित कैसे करें इन्हें? बिल्कुल। देखिए, मानव अधिकार वो मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से ही मिलती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक इंसान है। ये किसी सरकार या कानून का दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है। ये तो अंतर्निहित है, इनहेरेंट है। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऐसे कई पहलू शामिल हैं। और ये सब गरिमा और समानता के विचारों पर टिके हैं। अच्छा, और इन अधिकारों की कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं ना, जैसा आपने कहा हर किसी पर लागू होते हैं। हाँ बिल्कुल, इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो इन्हें परिभाषित करते हैं। पहला और शायद सबसे अहम, ये सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल है। इसका मतलब यह है कि ये राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, धर्म, भाषा या किसी भी और आधार पर बिना किसी भेदभाव के दुनिया के हर कोने में हर इंसान पर लागू होते हैं। हर इंसान पर, हर जगह। जी। दूसरा, ये अविभाज्य और अन्योन्याश्रित है। अविभाज्य का मतलब है कि आप अधिकारों के बीच कोई रैंकिंग नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार ज्यादा जरूरी है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार कम। सब बराबर। अच्छा, सब बराबर महत्वपूर्ण है। हाँ, और अन्योन्याश्रित का मतलब है कि ये अधिकार एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अन्योन्याश्रित, इसको थोड़ा और समझा सकती हैं कोई उदाहरण देकर? जरूर जरूर। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, जो एक सामाजिक अधिकार है, तो क्या उसके लिए एक अच्छी नौकरी पाना और अपनी आजीविका कमाना, जो एक आर्थिक अधिकार है, आसान होगा? शायद नहीं, है ना? हाँ, मुश्किल होगा। इसी तरह अगर किसी को अपनी बात खुलकर कहने की आजादी नहीं है, एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो क्या वो अपने समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की, यानी एक सामाजिक अधिकार की मांग कर पाएगा? तो एक अधिकार का पूरा न होना अक्सर दूसरे अधिकारों के इस्तेमाल में रुकावट डालता है। ये सब जुड़े हुए हैं। ये बहुत दिलचस्प है। और आपने कहा कि सारे अधिकार बराबर महत्वपूर्ण हैं। क्या इस पर कभी कोई असहमति या बहस भी हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। देखिए, शीत युद्ध के दौरान एक बहस छिड़ी थी। पश्चिमी देश ज्यादातर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जोर देते थे, जैसे वोट देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो सोवियत ब्लॉक था, वो आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता देता था, जैसे काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। लेकिन 1993 में वियना में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्व मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था। हाँ, वियना घोषणा। जी, वियना घोषणा और कार्य योजना। इसने इस बहस को एक तरह से खत्म कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि सभी मानव अधिकार, चाहे वो नागरिक हों, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक, सभी सार्वभौमिक हैं, अविभाज्य हैं, अन्योन्याश्रित हैं और परस्पर संबंधित हैं। किसी एक को दूसरे से ज्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो वियना घोषणा ने इस सार्वभौमिकता और अविभाज्यता के सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर पक्का कर दिया। ये समझना जरूरी है कि दुनिया ने मिलकर इन अधिकारों को न सिर्फ पहचाना बल्कि उनकी बराबरी पर भी जोर दिया। बिल्कुल। और ये सिद्धांत ये भी पक्का करता है कि कोई देश अपनी खास सांस्कृतिक परंपराओं या राजनीतिक व्यवस्था का हवाला देकर कुछ मानव अधिकारों को कम नहीं आंक सकता। हाँ, ये जरूर है कि अधिकारों को लागू करने के तरीके में स्थानीय संदर्भों का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन जो अधिकार का मूल सार है वो तो सार्वभौमिक ही रहता है। चलिए, ये तो हुई परिभाषा और सिद्धांतों की बात। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं।
मानवाधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर। इसकी बात करते हैं। यूडीएचआर, हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये वाकई में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। अच्छा, 10 दिसंबर, इसीलिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की जो भयावहता थी, उसके बाद दुनिया को ये महसूस हुआ कि मानव गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैश्विक सहमति, एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। यूडीएचआर उसी कोशिश का नतीजा था। और इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं, जैसा हमने पढ़ा, जो बहुत सारे अधिकारों को कवर करते हैं। कुछ मुख्य उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 3 है जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 4 दास्ता से मुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 5 यातना या क्रूर व्यवहार से मुक्ति का। फिर अनुच्छेद 7 है कानून के सामने समानता का अधिकार। अनुच्छेद 9 मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 19 विचारों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 23, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26। बहुत सारे हैं। हमारे स्रोत में अनुच्छेद 14 का भी जिक्र था, जो उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। ये अधिकार तो आज की दुनिया में कितना प्रासंगिक है। ये दिखाता है कि ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। यूडीएचआर का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक साझा मानक, एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट स्थापित किया जाए। अब देखिए, ये सीधे तौर पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि ट्रीटी नहीं है। देश इस पर साइन करके कानूनी रूप से बंधे नहीं है। अच्छा, ये बाध्यकारी नहीं है जी। तो फिर इसका इतना महत्व क्यों है? इसका प्रभाव कैसे पड़ा? हाँ, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका नैतिक और राजनीतिक वजन बहुत ज्यादा है। जबरदस्त प्रभाव रहा है इसका। इसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय रिवाजी कानून यानी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा माना जाता है। इसने दुनिया भर के कई देशों के संविधानों और उनके राष्ट्रीय कानूनों को प्रेरित किया है। भारत का संविधान भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, हमारे संविधान पर भी इसका असर है? जी हाँ, और साथ ही बाद में हुई कई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का आधार बना, जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। तो एक तरह से ये एक नींव का पत्थर है। ये समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब भारत के संदर्भ में आते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है। ये मानव अधिकारों से कैसे जुड़े हैं? भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, अपने भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इस भाग को अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो इसके महत्व को दिखाता है। मैग्ना कार्टा? जी, ये वो अधिकार हैं जिन्हें संविधान ने खास सुरक्षा दी है, और अगर इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये मौलिक अधिकार और मानव अधिकार ये एक ही चीज है या इनमें कुछ अंतर है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, खास तौर पर वो जो प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था 1973 का। हाँ, केशवानंद भारती केस। जी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मौलिक अधिकार असल में मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार ही हैं, जिन्हें भारतीय संविधान ने मान्यता दी है और उन्हें लागू करने लायक बनाया है, एनफोर्सेबिलिटी दी है। तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर मानव अधिकारों का ही एक रूप है। वे अलग नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार मानव अधिकारों का वो हिस्सा है जिन्हें भारत ने अपने नागरिकों के लिए और कुछ मामलों में गैर नागरिकों को भी कानूनी रूप से गारंटी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती मामले ने इन अधिकारों को संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानकर और भी मजबूत कर दिया। उन्हें सिर्फ साधारण कानून नहीं बल्कि संविधान की आत्मा का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। उस निर्णय का यही सबसे बड़ा असर था कि संसद भी संविधान में संशोधन करके इन मौलिक अधिकारों को, जो मूल ढांचे का हिस्सा माने गए, उनको छीन या खत्म नहीं कर सकती।
इसने इन अधिकारों को एक असाधारण स्थायित्व और महत्व दिया है। तो क्या हम यूडीएचआर और भारतीय मौलिक अधिकारों के बीच सीधी समानताएं देख सकते हैं? कुछ उदाहरण? हाँ, कई समानताएं हैं, बिल्कुल है। जैसे हमने पहले बात की, यूडीएचआर का अनुच्छेद 7 कानून के समक्ष समानता की बात करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। हाँ, अनुच्छेद 14। फिर देखिए, यूडीएचआर का अनुच्छेद 9 मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी से बचाता है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। और अनुच्छेद 21 की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही व्यापक की है। इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, बहुत कुछ शामिल कर दिया है। हाँ, राइट टू लाइफ की व्याख्या बहुत फैली है। जी, इसी तरह धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे कई अधिकार दोनों में दिखते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा गया है ना? क्या हम उन्हें संक्षेप में समझ सकते हैं? हाँ, वर्तमान में 6 मुख्य श्रेणियां हैं। पहली है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें कानून के सामने बराबरी, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता और छुआछूत और उपाधियों का अंत शामिल है। ठीक है। दूसरी है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, शांति से इकट्ठा होने, संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और बसने और कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। हाँ, इन पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19, हाँ, इसी में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी आते हैं। अनुच्छेद 20 और 22 अपराधों के लिए सजा और गिरफ्तारी के मामले में सुरक्षा देते हैं। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। जी 86वें संशोधन से जुड़ा गया। तीसरी श्रेणी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार और कारखानों वगैरह में बच्चों से काम कराने पर रोक लगाता है। चौथी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ये सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता है। पांचवी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने और अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। माइनॉरिटी राइट्स। जी, और छठी और शायद सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32, जिसके तहत रिट जारी होती हैं? हाँ, बिल्कुल। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और क्वो वारंटो। ये वर्गीकरण समझने में मदद करता है कि संविधान किन किन पहलुओं पर जोर देता है। आपने वर्तमान में 6 कहा, इसका मतलब पहले ज्यादा थे क्या? हाँ, बिल्कुल। जब संविधान बना था तब 7 श्रेणियां थीं। 7वीं कौन सी थी? 7वां था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19(1)(f) में भी इसका जिक्र था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अच्छा, 1978 में हटा दिया। क्यों? इसे हटाने के पीछे क्या कारण था? देखिए, इसका मुख्य कारण था सामाजिक न्याय और भूमि सुधार जैसे जो कल्याणकारी कानून थे, उन्हें लागू करने में जो बाधाएं आ रही थीं, उन्हें दूर करना। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने की वजह से सरकार के लिए जमींदारी खत्म करना या जमीन का समान वितरण करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे कानूनों को बार बार अदालतों में चुनौती दी जाती थी। अच्छा, मतलब विकास या सुधार के कामों में अड़चन आ रही थी। हाँ, एक तरह से। तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत। अब ये एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार कह सकते हैं, पर मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार कानून बनाकर संपत्ति ले सकती है अगर वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो और उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन अब इसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में
इन सभी महत्वपूर्ण अधिकारों की, चाहे वो मौलिक अधिकार हों या दूसरे मानवाधिकार, इनकी रक्षा और निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है? यहीं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की भूमिका आती है ना? बिल्कुल सही। मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए भारत की संसद ने एक कानून पास किया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये कानून 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ और इसी कानून के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का गठन किया गया। 12 अक्टूबर 1993। जी, और ये पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करते हैं। तो एनएचआरसी का मुख्य काम क्या है? क्या करता है ये आयोग? देखिए, एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब इसका जिक्र सीधे संविधान में नहीं है, इसे संसद के कानून ने बनाया है। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। जी, इसके मुख्य काम है मानव अधिकारों के उल्लंघन या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की शिकायतों की जांच करना। अगर मानवाधिकार उल्लंघन का कोई मामला अदालत में चल रहा है तो अदालत की अनुमति से उसमें हस्तक्षेप करना, जेलों और बंदी गृहों का दौरा करना, वहां की स्थितियों का अध्ययन करना और सिफारिशें देना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना और सेमिनार, प्रकाशन, मीडिया वगैरह के जरिए जागरूकता फैलाना। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं मानवाधिकारों पर, उनका अध्ययन करना और सरकार को सिफारिश देना कि उन्हें और प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। काफी सारे काम है। इसकी संरचना कैसी है? कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? आयोग की संरचना काफी विस्तृत रखी गई है। इसमें एक अध्यक्ष, चेयरपर्सन होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट के जज या पूर्व सीजेआई। जी, और जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या रह चुका हो, एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या रह चुका हो, और 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मानवाधिकारों के मामलों में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, और इन 3 में से कम एक महिला होनी जरूरी है। अच्छा, एक महिला सदस्य जरूरी है। हाँ, इनके अलावा 7 पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। ये विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और दिव्यांगजनों के लिए जो मुख्य आयुक्त हैं वो सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। काफी बड़ा कॉम्पोजिशन है। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र हैं और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? क्या ये प्रक्रिया आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं समिति के, फिर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। अच्छा, मतलब सरकार और विपक्ष दोनों शामिल हैं। जी, ये उच्च स्तरीय और बाय पार्टिजन समिति नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश करती है ताकि आयोग की स्वतंत्रता बनी रहे। इनका कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, और वो दोबारा नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। ठीक है, संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया तो काफी मजबूत लगती है कागज पर, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर, जमीन पर। एनएचआरसी कितना प्रभावी है, इसकी शक्तियां क्या हैं और क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। वो गवाहों को समन भेज सकता है, शपथ पर बयान ले सकता है, किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकता है, वो अपनी जांच टीमों का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, एनएचआरसी की सिफारिशें सलाहकारी है। ये सलाहकारी, इसका मतलब है कि सरकार या संबंधित अधिकारी इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कैसी शक्ति हुई फिर? हाँ, तकनीकी रूप से वो बाध्य नहीं है। एनएचआरसी अगर पाता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है कि उल्लंघन करने वाले लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।
या पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत जैसे मुआवजा दिया जाए। सरकार को आमतौर पर एक तय समय के अंदर आयोग को बताना होता है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, लेकिन सरकार चाहे तो सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकती है। हाँ, उन्हें कारण बताना होता है। यही वजह है कि NHRC की प्रभावशीलता पर अक्सर सवाल उठता है। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक दंतहीन बाघ या एक नैतिक प्रहरी, मोरल वॉचडॉग बनकर रह गया है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी सीमा है। क्या कोई और भी सीमाएं हैं इसकी शक्तियों पर? हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं। पहली है समय सीमा। NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की घटना होने के 1 साल बाद दर्ज की गई किसी भी शिकायत की जांच नहीं कर सकता। सिर्फ 1 साल? जी, सिर्फ 1 साल। इसका उद्देश्य शायद ये है कि मामले ताज़ा रहते हुए निपटाए जाएं और सबूत वगैरह गायब न हो। लेकिन कई बार खासकर दूर दराज के इलाकों में या जो कमज़ोर वर्ग के पीड़ित होते हैं, उनके लिए उल्लंघन का पता चलने या शिकायत दर्ज करने में ही 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। तो ये सीमा कई बार न्याय में बाधा बन जाती है। ये भी एक मुश्किल है। और क्या NHRC सीधे किसी को सजा दे सकता है या मुआवजा दिलवा सकता है? नहीं, NHRC के पास उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है कि प्रोसिक्यूशन शुरू किया जाए, और न ही वो पीड़ित पक्ष को अपनी तरफ से कोई मौद्रिक राहत या मुआवजा दे सकता है। वो केवल इसकी सिफारिश कर सकता है सरकारी अथॉरिटीज से। अच्छा। इसके अलावा एक और अहम सीमा है सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े मामलों में। अगर सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता है तो NHRC की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। वो सीधे जांच नहीं कर सकता, वो केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिशें दे सकता है। तो सेना के मामलों में सीधी जांच नहीं, सिर्फ रिपोर्ट पर आधारित सिफारिशें। जी हाँ, ये भी इसकी एक बड़ी सीमा मानी जाती है। तो इन सब सीमाओं को देखते हुए क्या NHRC को और प्रभावी बनाने के लिए कोई सुझाव भी दिए जाते हैं? क्या हो सकता है? बिल्कुल। विशेषज्ञ और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो अक्सर कई सुझाव देते हैं। एक प्रमुख सुझाव तो यही है कि NHRC की सिफारिशों को कम से कम कुछ मामलों में तो बाध्यकारी बनाया जाए, या अगर उनकी अवहेलना की जाती है तो उसके कुछ स्पष्ट परिणाम होने चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी लगता है। दूसरा, आयोग की संरचना में और विविधता लाने का सुझाव दिया जाता है। मतलब सिर्फ पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों के अलावा मानव अधिकारों पर जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए, ताकि अलग अलग पर्सपेक्टिव आ सकें। जी। तीसरा, संसाधनों की कमी भी अक्सर एक मुद्दा बताया जाता है। जांच करने, जागरूकता फैलाने, इन सब कामों के लिए पर्याप्त स्टाफ और बजट होना जरूरी है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लीजिए, इसके कारण निजता, भेदभाव की नए तरह के सवाल उठ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है जिससे लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके जीवन के अधिकार, भोजन, पानी के अधिकार पर असर पड़ रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल नए मुद्दे हैं। तो इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए NHRC और मानवाधिकारों की पूरी व्यवस्था को ही अपने दायरे, अपनी विशेषज्ञता और अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारा मौजूदा मानवाधिकार ढांचा इन नई जटिल समस्याओं से निपटने के लिए काफी है? तो आज की इस काफी विस्तृत चर्चा को अगर समेटें, हमने देखा कि मानव अधिकार वो बुनियादी सार्वभौमिक अधिकार हैं जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। ये अविभाज्य हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UDHR ने इन अधिकारों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया, भले ही वो बाध्यकारी ना हो। भारत में संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार इन्हीं मानव अधिकारों को कानूनी और संवैधानिक गारंटी देते हैं, और केशवानंद भारती मामले ने इन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मानकर इनकी अहमियत को और भी बढ़ा दिया। हमने ये भी देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। वो जांच करती है, निगरानी करती है, जागरूकता फैलाती है, लेकिन उसकी सिफारिशों का सिर्फ सलाहकारी होना, जांच के लिए 1 साल की समय सीमा होना और सशस्त्र बलों के मामलों में सीमित भूमिका होना, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जो उसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़ी करती हैं। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया तकनीकी रूप से और जटिल होती जा रही है,
एआई जैसे नए नए आविष्कार समाज को बदल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, तो ऐसे में मानवाधिकारों की जो हमारी पारंपरिक परिभाषाएं हैं और उनकी सुरक्षा के जो मौजूदा तरीके हैं, वो कितने कारगर रहेंगे? भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मानवाधिकारों की अपनी समझ को और उनकी सुरक्षा की रणनीतियों को कैसे विकसित करना होगा, ताकि वे वास्तव में हर किसी के लिए हर समय प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। ये एक लगातार सोचने और काम करने का विषय है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी और आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। धन्यवाद।